अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब मैंने होश संभाला तो खुद को औरों से मुख्तलिफ पाया। मुझे लगता था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो अनमोल ख़जाना माँ है जो मेरे पास नहीं है। बचपन से मेरे जहन में यही बिठाया गया था कि मेरी माँ मर चुकी है। दादी ने पाला था, लेकिन फुफ्फो ने तो अनगिनत अजाबों में डाला था। एक दादा थे जो दिलो जान से मुझको चाहते थे। उनकी चाहत शहद जैसी मीठी और आबे हयात जैसी जान बख्श थी। सच कहूँ तो बस मैं उनकी वजह से जीती रही। दादी की शख्सियत भरपूर बाएतमाद थी कि मैं नन्ही मुन्नी सी जान हर आन दौड़ी जाती और अपना हर दुख उनसे बयान कर देती, जबकि वालिद से डरती थी। और दादी जान, उनका रवैया तो बड़ा ही अजीब सा था। कभी बहुत चाव करती और कभी डांट देती। गर्ज उनके मिजाज का कोई भरोसा नहीं था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। फुफ्फो, जिनको मैं गुस्से से बुआ चिमनी कहती, उनका असल नाम चमन आरा था। वो मुझको बहुत आज़ार दिया करती थी। जब भी मैं कोई खेल खेलने लगती, ये आकर बिगाड़ डाल देती। गुड़िया का सजा सजाया घर बिखेर देती। पढ़ने बैठती तो किताब उठाकर परे फेंक देती। चिल्लाती के नालायक, आता जाता कुछ है नहीं, तू क्या पढ़ेगी, चल दफा हो जा यहां से। यही था बस उनका तकिया कलाम। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझे 1-2 मिनट से ज्यादा पढ़ाया हो। उन्होंने जब मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज चली गईं। कॉलेज जाने के थोड़े दिनों बाद काफी बदल गईं। मोहल्ले के सारे लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे। मैं अब बच्ची न रही थी, खासी समझदार हो चुकी थी। लोगों की बातों को समझने लगी थी। वो कहते कि चमन के माँ बाप की गफलत देखो, उनको पता नहीं कि बेटी किस राह चल दी है। चमन आरा ने तो पर पुर्जे निकाल लिए हैं। कोई दिन ही जाता था कि उनके बारे में ऐसी वैसी खबरें ना उड़ती हों। मेरे भी कान खड़े हो जाते। सोच में पड़ जाती कि मेरी फुफ्फो के साथ क्या होने वाला है। दरअसल दादी ने उनको सर चढ़ा रखा था। दादा समझाते तो जवाब देती कि अपनी अकल अपने पास रखो, तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं। वो ये सोचकर चुप हो जाते कि घर में झगड़ा होने से बदमज़गी होगी और मेरी पोती परेशान होगी। उन्हीं दिनों अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और बीवी को लेकर बैरूने मुल्क चले गए। उनके जाने के बाद फुफ्फो आज़ाद हो गईं। कॉलेज से देर से लौटती। वो खूबसूरत थीं। कई रिश्ते आए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो 3rd ईयर में थीं जब एक रिश्ता आया। वो इस रिश्ते पर निहाल थीं। दादी से कहा कि बस यहीं हाँ कर दो। दादी बोली, अनजान लोग हैं, देखे ना भाले, कैसे हाँ कर दूं। आपके नहीं, मेरे तो देखे भाले हैं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, ये उसका भाई है। वो मेरी गहरी सहेली है। गर्ज रिश्ते के लिए अनजान औरतें 2-3 बार आईं तो दादी सोचने पर मजबूर हो गईं। दादा से डर था कि गैर लोगों का रिश्ता कबूल ना करेंगे। तभी दादी ने उनसे कहा कि ये मेरी एक रिश्ते की बहन के जानने वाले हैं। अच्छा घराना है, लड़का पढ़ा लिखा है, अमीर लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए अपनी तरफ से कहानी बनाकर दादा को सुना दी। बात यह थी कि पुप्पो ने कॉलेज आते जाते किसी लड़की से दोस्ताना बना लिया था। वो उससे बाला बाला घर से बाहर बातें कर लेती। कुछ मोहल्ले के लड़कों को पता था वो बदनाम हो रही थी, मगर घर वालों को पता नहीं था। और दादी बेचारी भोली भाली, हमेशा घर में रहने वाली, उन्होंने बाहर की दुनिया कब देखी थी। उन्हें जमाने का पता ना था। उन्होंने दादा को एतमाद में लिया और रिश्ते के लिए आने वाली खवातीन को हाँ कर दी। दादी ने लड़के को भी बस एक बार दूर से देखा कि कद काठ शक्ल सूरत का अच्छा है। बाकी सीरत का भरोसा उसके घरवाले के कहने से कर लिया और शादी की तारीख दे दी। शादी 1 माह बाद होनी थी। मंगनी की रस्म अलबत्ता सादगी से अंजाम पा गई। दादा ने मंगनी वाले दिन भी मुनीर को ना देखा, क्योंकि मंगनी में अंगूठी और मिठाई लेकर सिर्फ खवातीन आई। लड़का नहीं आया। उसकी माँ और बहनें कुछ रिश्तेदार खवातीन के साथ आकर मंगनी की रस्म कर गईं। फुफ्फो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। इस खुशी में उन्होंने 3rd ईयर का इम्तिहान भी ना दिया कि बस अब 1 माह बाद शादी है। शादी से हफ्ता भर पहले एक शब आधी रात को दादी पानी पीने उठीं
तो सिहिन की दीवार के साथ उनको एक साया नजर आया। मारे खौफ के उनकी चीख निकल गई और उन्होंने चोर चोर का शोर मचा दिया। तभी साया दीवार फलांग कर भागने लगा कि मोहल्ले के चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर मोहल्ले वाले उठ गए और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करना चाहा। तब उस शख्स ने जान बचाने की खातिर लोगों से कहा कि मैं चोर नहीं, अहमद साहब का रिश्तेदार हूं। लोग बोले, अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो आधी रात को क्या करने आए थे, वो भी दीवार फलांग कर? ये मिलने का कौन सा तरीका है? तुम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जा सकते थे। मैं दरअसल उनकी बेटी का मंगेतर हूं और अपनी मंगेतर से मिलने आया था। रात गए दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं लगा तो दीवार फलांग गया। तमाम मोहल्ले वालों ने दांतों तले उंगलियां दाब लीं। ये ऐसा बयान था जिस पर किसी को यकीन नहीं था। तहम उन्होंने दादा को बाहर बुलाया और पूछा, अहमद साहब, ये आदमी खुद को आपका होने वाला दामाद बता रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? बेचारे दादा पर घड़ों पानी पड़ गया। बोले, बदकिस्मती से ये है तो सच, लेकिन रात के तीसरे पहर इनका इस तरह आना मेरी समझ में नहीं आता। आप बहुत सीधे और शरीफ आदमी हैं, अगरचे हमारी समझ में तो आ गया है। और ये खुद भी कह रहा है कि आपकी बेटी से आधी रात को चोरी छुपे मिलने आया था। शायद पहले भी यूं ही आया करता होगा। अच्छा हुआ कि आपने इससे निस्बत तय करके इज्जत बचा ली, लेकिन अब जो रही सही इज्जत बची है, बेटी को इसके साथ रुखसत भी कर दीजिए। हम इसको आपकी शराफत के एहतराम में छोड़े दे रहे हैं और हवाला पुलिस नहीं करते। उन्होंने तो उसको छोड़ दिया, मगर पुलिस को उस वक्त तक खबर हो चुकी थी, किसी ने चुपके से फोन कर दिया था। सो पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने बता दिया कि यह आदमी वाकई चोर है, कई बार चोरी डकैती में अंदर हो चुका है। दादा जान से बोले, बड़े साहब, बेटी का रिश्ता तय करते हुए शायद आपने इस शख्स के बारे में अच्छी तरह छान फटक नहीं की। ये अच्छा हुआ कि ये पकड़ा गया, वरना आपकी बेटी की किस्मत फूट गई थी। वो तो इसको लेकर चले गए, मगर मोहल्ले वाले कब माफ करने वाले थे। उन्होंने फुप्पो के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहीं और उनकी खूब बदनामी हो गई। उधर जब मुनीर को पुलिस ने ठुकाई लगाई तो उसने बता दिया कि मेरी इस लड़की से राह चलते दोस्ती हुई थी और मैं वाकई उसको चाहने लगा। वो भी मुझसे शादी पर राजी थी। मैंने अपने घर वालों को राजी किया और मेरी वालिदा और बहनें रिश्ता तलब करने गईं। रिश्ता मंजूर हो गया, शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन मैंने कभी इस लड़की का घर नहीं देखा था। हम कॉलेज के करीब एक पार्क में मिलते थे। मुझे चमन से मोहब्बत हो गई। मैंने इसके साथ शराफत का बर्ताव रखा क्योंकि इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन इसको ये इल्म ना था कि मैं चोर हूं। मुझको हमारे गिरोह के एक मेंबर ने बताया कि फलां घर में हफ्ते बाद शादी होने वाली है और वो लोग लड़की को काफ़ी जहेज और जेवरात देने वाले हैं। ये इत्तला मुझको चमन के मोहल्ले के एक लड़के ने दी। उसकी माँ अहमद साहब के घर आती जाती थी और चमन की वालिदा ने उसे बेटी के वो जेवरात दिखाए थे जो वो उसे शादी पर देने वाली थी। इत्तला देने वाले लड़के ने मुझे अहमद साहब का घर दिखाया और मैं वहां चोरी की गर्ज से गया। मेरे साथ 2 और साथी भी थे जो बाहर खड़े थे। जब घर से किसी खातून की चोर चोर की सदाएं बुलंद हुईं, मेरे साथी भाग निकले, मगर चौकीदार ने दीवार फलांगते हुए मुझे पकड़ लिया। मुझे खबर न थी कि जिस घर में डाका डालने जा रहा हूं वो मेरी मंगेतर का घर है, वरना मैं वहां क्यों जाता। वो जेवरात तो अज खुद मेरे ही घर आने वाले थे। खैर, ये था हमारी सियानी फुफ्फो की चालबाजियों का अंजाम, जो मुझको सता सता कर मेरा जीना दूभर किए रखती थी। इसके बाद फुफ्फो के रिश्ते आने बंद हो गए। भला जिस लड़की की इतनी बदनामी हो चुकी हो वहां कौन रिश्ते लेकर जाता है। रिश्तों के इंतजार में दादी घुलने लगी और चमा नारा बेगम के बालों में सफेदी उतरने लगी। उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। अब मैं मैट्रिक में थी और उम्र 16 बरस की हो चुकी थी। मेरे लिए जो रिश्ता आता दादी चाहती कि फुफ्फो को पसंद कर ले। इस तरह वो मेरे रिश्ते भी गंवाने लगी। दादा ने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाना चाहा तो फुफ्फो ने मुखालफत की। तब मैं खूब रोई। मैंने कहा, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये ना होता। तभी बेइख्तियार मेरी फुफ्फो के मुंह से निकल गया कि वो जिंदा तो हैं, चली जाओ उनके पास, वो कॉलेज पढ़वा देंगी तुमको। ये सुनकर दादा दादी का रंग पीला पड़ गया।
मैंने दादा से पूछा, आपको मेरी जान की कसम सच बताइए, फूफो क्या कह रही हैं? तब दादा को सच बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा, वाकई तेरी माँ जिंदा है, लेकिन वो भी तुमसे नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी थोड़े अरसे बाद तुम्हारी दादी और फूफो से उसकी लड़ाई हो गई। उन्होंने तेरे बाप के कान भरे तो उसने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी। ये वाकया तब हुआ था जब तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी दादी ने तुमको अपने पास रख लिया था। ये किस्सा सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी तो जैसे जान ही हलक में अटक गई। दादा से कहा कि आप मुझे मेरी माँ के पास ले जाएं। ये कहते हुए मैं ज़ारों के तार रो रही थी। दादा समझाने लगे, बेटी अब तुम माँ से नहीं मिल सकती, क्योंकि बाद में जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो बहुत सख्त किस्म के लोग हैं, और अब तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है। इस बात का मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि मैं चुप रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। तभी दादा ने मुझे कॉलेज दाखिल करा दिया ताकि उसका दिल बहले। वाकई कॉलेज में मेरा दिल लग गया और ध्यान बटा। मैं अपनी फुप्पो की तरह नहीं थी। मैंने किताबों से दिल लगा लिया और दिल लगाकर पढ़ा। वालिद ने तो लौटकर खबर ना ली, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब दादा बूढ़े हो गए थे और कमाने से रह गए थे। उनकी ज़ईफ़ी देखकर मैंने मुलाजमत का इरादा जाहिर किया। उन्होंने इजाज़त दे दी। किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही मुलाजमत मिल गई, और मुलाजमत भी अच्छी कंपनी में मिली। वहाँ सभी तहजीब याफ्ता और शाइस्ता थे। मैं रोज़ वक्त पर दफ्तर जाती, सुकून से काम करती और वक्त पर घर आ जाती। एक रोज़ मैं अपने ऑफिस के कमरे में बैठी काम कर रही थी कि एक नौजवान जिसका नाम मेहताब था मेरे कमरे में आ गया। वो मुझसे सीनियर अफसर था। कहने लगा, मिस नाजिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो काफ़ी खूबसूरत था। मैं उसकी मातहत थी और मुलाजमत में भी नई आई थी। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। सर, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगी। इस जवाब पर वो मेरा मुंह तकता रह गया और मैं इतना घबराई कि अभी वो मेरे कमरे में ही था कि मैं अपनी नशिस्त से उठकर चली गई और अपनी एक साथी लड़की के पास जाकर बैठ गई। बाद में मुझे अपनी इस बदतमीजी पर शर्मिंदगी भी हुई कि कम से कम उसकी बात तो सुन लेती। आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। सोचने लगी, वाकई क्या मैं अंदर से इतनी कमज़ोर हूँ कि किसी की बात सुनने का भी हौसला नहीं है मुझ में। एक माह बाद एक रोज़ मैं अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी कि मेहताब आहिस्ता कदमों से कमरे में आया और मेरी सीट के सामने बैठ गया। मुझे उसके आ बैठने का एहसास ही ना हुआ और मैं सर झुकाए महवियत से काम में मशगूल रही। कुछ देर बाद बिलाखिर वो गोया हुआ, नाजिया, मुझसे बात करो प्लीज़। तुम नहीं जानती लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी का रिश्तेदार हूँ। अम्मी का नाम सुनकर मैं चौंक गई और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी सगी खाला का बेटा हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये वाकई सच है तो मैं नाहक इससे भाग रही थी। एक आस बंधी, शायद इसके जरिए माँ मिल जाए, माँ से मिल पाऊं और उनके गले लग जाऊं। आपको कैसे पता कि मैं कौन हूं, किसकी बेटी हूं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जब तुमने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी तब मैंने तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का नाम पता पढ़ा तो पता चला कि तुम कौन हो, लेकिन इस दरख्वास्त में मेरी माँ का नाम तो दर्ज नहीं था। फिर भी तुमसे बात करके तस्दीक तो की जा सकती थी, क्योंकि मेरी माँ जो पता बताती थी तुम्हारी दरख्वास्त पर वही पता लिखा था। अब माँ की तलब और चाहत मुझ पर गालिब आ चुकी थी, लिहाजा मैंने वादा कर लिया कि मैं उसकी वालिदा से मिलूंगी। एक दिन मैं मेहताब के हमरा उसके घर चली गई। इतना प्यारा घर देखकर मेरा अजीब हाल था। जी चाहता था यहीं रह जाऊं। वहां सिर्फ उसकी माँ थी जो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी। ये एक छोटा सा कुनबा था। उसकी माँ ने मेरा मुंह चूमा और बेटी कहकर गले लगा लिया। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया था, जैसे मुझे मेरी सगी माँ मिल गई हो। खाला ने कहा, बेटी, मैं ज़रूर तुमको तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ इन दिनों सऊदी अरेबिया गई हुई हैं। उन्होंने मुझे चंद पुरानी तस्वीरें दिखाईं। उनमें कुछ तस्वीरें माँ की पहली शादी की थीं, जिनमें वो मेरे वालिद के साथ दुल्हन बनी बैठी थीं। मैं माँ को नहीं पहचानती थी, मगर अपने वालिद को तो पहचानती थी।
माँ की सूरत देखकर मैं बेहोश होते होते बची। मैंने कहा, खाला, मैं अब अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। वो कहने लगी, बेटी, एक ही सूरत है हमारे खानदान में शामिल होने की कि तुम पहले मेरी बहू बनकर हमारे खानदान में आ जाओ। इसके बाद तुम्हारी अम्मी से मिलना और उनके साथ रहना आसान हो जाएगा। माँ से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती थी, मुझे हर शर्त मंजूर थी, जबकि महताब तो मुझे अच्छा लगा था। मैं भला क्यों इनकार करती। हालांकि जानती थी कि अगर फूफो और दादी को इस बात की भनक भी पड़ जाती कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, वो मुझ पर अरसा हयात तंग कर देती। मैंने खाला से कहा, मैं तो आपसे जुदा होना ही नहीं चाहती, आपसे मेरी माँ की खुशबू आती है। बहरहाल उस रोज तो मैं वक्त पर अपने घर पहुंचा दी गई, लेकिन 4 दिन बाद खाला मेरा रिश्ता लेने आई। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो दादी को पता चल गया कि ये तो मेरी माँ की रिश्तेदार हैं। उनका मूड सख्त ऑफ हो गया। उन्होंने कहा, मेहरबानी से अभी इस वक्त चली जाओ। मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरी साबका बहू ने तुमको भेजा है ताकि तुम लोग हमारी पोती पर कब्जा कर सको। खाला ने लाख कहा कि मेरी बहन ने मुझे नहीं भेजा, उनको तो कुछ पता भी नहीं, मगर दादी ना मानी। खाला के जाने के बाद मैं बहुत रोई। ज्यादा दुख इस बात का था कि दादी अभी तक मेरी माँ का जिक्र तक सुनना नहीं चाहती थी। हालांकि माँ का हक भी बाप के बराबर होता है, मगर उन्होंने कभी मेरी माँ के हक को तस्लीम नहीं किया था। 2 माह की बच्ची को उसकी माँ से छीन लेना और फिर कभी उस औरत को उसकी बच्ची की शक्ल तक न देखने देना, ये जुल्म की इंतहा न थी तो और क्या था। आज खुदा ने दादी को इस जुल्म की तलाफी का मौका दिया, उन्होंने फिर भी ये मौका गंवा दिया। दादा को मेरे दुख और परेशानी का अंदाजा था, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए थे। खुदा की मर्जी। अगले दिन दादी और फुफ्फो किसी काम से लाहौर चली गईं। वो अपने किसी रिश्तेदार के पास गई थी। दादा ने मेरी उतरी हुई सूरत देखी, कुछ सोचा, मेरे पास आए और मुझसे महताब के बारे में पूछा। फिर पता पूछकर उनके घर चले गए। मैं हैरान उस वक्त हुई जब अगले दिन शाम को मौलवी साहब के हमरा महताब, उनके 2-3 रिश्तेदार और हमारे मोहल्ले के 2 बुजुर्ग हमारे घर आ गए। दादा ने मुझे नया जोड़ा दिया जो खाला लाई थी। कहा कि ये पहन लो, मैं तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ। खाला और उनकी बेटी ने मुझे तैयार किया और मेरा निकाह महताब से हो गया। मैं बार बार आंखें खोलती और बंद करती थी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं, लेकिन यह ख्वाब न था, हकीकत थी। और ये भी हकीकत थी कि जिस कदर मोहब्बत मेरे दादा जान ने मुझसे की थी, किसी ने नहीं की। ये वही थी कि जिनकी बदौलत मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। फिर खाला के तवस्सुत से मैं 23 साल बाद अपनी हकीकी वालिदा से मिली। उस वक्त की खुशी को मैं क्या रकम करूं कि उसके लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। बहरहाल उस दिन निकाह के बाद दादा जान ने मुझे खाला और महताब के साथ रुखसत कर दिया। मैं नहीं जानती कि दादी और फुफ्फो पर क्या गुजरी, लेकिन जो माँ पर गुजरी वो भी उन्होंने मुझे ना बताया कि बेटी को दुख होगा। खुदा का शुक्र कि मेरे दादा मुझसे राजी थे, वरना मेरा ये ख्वाब भी पूरा ना होता। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस दुआ है किसी की माँ ना बिछड़े। और इस कहानी में ये पैगाम भी है कि जैसे मेरी फुफ्फो ने गलत लड़के को पसंद करके खुद को और ख़ानदान की इज्जत मट्टी में मिलाई, लड़कियों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।